बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अप्रैल बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो फ़ैसला आया है जिसके बारे में मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ आरा दे रहे हैं। मैं आपके सामने वो हक़ाइक़ रखने जा रहा हूँ कि आया सुप्रीम कोर्ट का ये जो फ़ैसला है ये चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि आज खुद नोटिस था, आज खुद नोटिस के ऊपर रिव्यू नहीं होता, नज़रसानी नहीं होती। लेकिन मैं आपको वो दिलचस्प चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जिसके बाद रिव्यू हो सकता है। और दूसरी अहम बात और वो ये है कि अदालत को ये क्यों आखिर पर इस फैसले के आखिर पर लिखना पड़ गया, नॉट अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग के लिए क्यों नहीं अप्रूव किया गया, कि क्या ये कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए या स्पेशल लोगों के लिए ये फ़ैसला दिया गया, जिसको बाद में ये कहा गया है कि ये फ़ैसला प्रेसिडेंट नहीं बन सकता और ये फ़ैसला जिनको नवाजना था उन्हीं के लिए ही है और बाकियों के लिए नहीं होगा। ये क्या है और इस पर भी बात करेंगे। बतौर कानून के तालिब इल्म मैं आपके सामने चीज़ें शेयर करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला सामने आया है। 5 रुकनी बेंच था, 5 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया है। 5 रुकनी बेंच ने एक चीज़ तो ये फ़ैसला है और ये 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला है और मैं उसको पढ़ रहा था तो मैं एक चीज़ ढूंढता रहा। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है, एक चीज़ मैं ढूंढता रहा और वो ये थी कि कहीं पर मुझे ये नज़र आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये लिखा हो कि आइन के किस आर्टिकल किस आर्टिकल को वायलेट किया गया है और किस आर्टिकल के तहत ये अदम एतमाद जो तहरीक मुस्तरद की गई थी उस रूलिंग को आइन के किस आर्टिकल के तहत कलअदम करार दिया गया है। ये मैं आपको पैरा नंबर 1 बता देता हूँ। पैरा नंबर 1 में भी डिटेल्स बताई गई हैं। पैरा नंबर 2 है, 3 है, 4 है। कहीं पर यह नहीं लिखा गया कि किस आर्टिकल के तहत स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दिया गया है। आइन का कौन सा आर्टिकल है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये अख्तियार देता है कि 69 आर्टिकल 69 के होते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्पीकर की रूलिंग को और स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दे दे। क्योंकि आर्टिकल 95 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ अदम एतमाद का जिक्र है या वोटिंग का जिक्र है। उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि अदम एतमाद के हवाले से उसका प्रोसेस क्या होगा। प्रोसेस भी हम रूल्स में पढ़ते हैं और जो उसको स्पीकर की रूलिंग है वो जो रूल नंबर 28 है उसके तहत होती है। कौमी असम्बली के जो रूल्स हैं रूल नंबर 28 के तहत होती है। तो वो भी आइन नहीं है, वो रूल्स हैं, कवायद हैं। अब कवायद की खिलाफ वर्जी अगर हुई है तो गैर आइनी कैसे कहा जा सकता है। ये तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब डिटेल जजमेंट देगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी और फिर ऑनरेबल कोर्ट इसके ऊपर काम भी करेगी। लेकिन हकीकत ये है कि इसमें ये चीज़ क्लियर नहीं है कि ये जैसे हवाला दिया गया कि आर्टिकल 58(1) के तहत जब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद होगी तो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद हो तो तब वो असम्बली तहलील नहीं कर सकते। हकीकत यह है कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने असम्बली तहलील की थी उस वक्त अदम एतमाद मुस्तरद हो चुकी थी, चाहे वो गैर आइनी है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला के तहत। लेकिन हकीकत ये है कि उस वक्त जब असम्बली तहलील करने की एडवाइस की जा रही है तब अदम एतमाद इंटैक्ट नहीं थी। तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि 58 और 58(1) की खिलाफ वर्जी की है वज़ीर आज़म ने। तो ये चीज़ें हैं जो अभी डिटेल जजमेंट आएगी और बहुत कुछ खुलेगा इस जजमेंट के हवाले से। और इसके जो कंटेंट्स हैं उससे पहले मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जहां पर आखिरी पेज है और जजेस लिखा हुआ है और इस्लामाबाद और तारीख़ लिखी हुई है, नीचे लिखा हुआ है मोटा सा नॉट अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग। ये इससे मुराद ये होता है कि ये जो हम हमारे शुमारे हैं जो हम अदालतों में हवाले देते हैं, PLD है और SCMR है, PCRLJ है, PLC है, CLC है, मुख्तलिफ शुमारे हैं। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वो जजमेंट्स होती हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अप्रूव करता है फॉर रिपोर्टिंग के लिए। वो जो अप्रूव रिपोर्टिंग के लिए करता है उसका मकसद ये होता है कि ये जहाँ पर हमारा कॉमन लॉ खामोश होता है, जहाँ पर हमारी लेजिस्लेशन का बनाया हुआ कानून खामोश होता है, वहाँ पर हम प्रेसिडेंट की तरफ आते हैं। जो अदालतों के फ़ैसले होते हैं, अदालतों के फ़ैसले वही एप्लीकेबल होते हैं या बाइंडिंग होते हैं जो रिपोर्टेड जजमेंट होती हैं। जो नॉन रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं वो बाइंडिंग नहीं होती।
अब मामला ये है कि एज ए लॉ बाइंडिंग नहीं होती। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले पर फैसला दे दिया तो वो तो डेफिनेटली नीचे वाली कोई अदालत उसको नहीं छेड़ सकती। ये सिर्फ सानिया मॉडल टाउन जैसे केस जहाँ शरीफ ख़ानदान का मामला हो कि सुप्रीम कोर्ट JIT बनाने का हुक्म दे और हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच उसको सस्पेंड कर दें, तो ये एक अनोखा काम तो इनके लिए ही होता है। ये रिपोर्टिंग और नॉट रिपोर्टिंग और स्पेशल सर्कमस्टांसेस और इतवार के दिन अदालतें खुलना, जुम्मे के दिन अदालतें खुलना, शाम को अदालतें खुलना, ये सारा कुछ तो ये मेरे आपके लिए नहीं है। आर्टिकल 25 हम देखते हैं इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न की बात होती है, लेकिन हकीकत में इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न नहीं है। ये एक ऐसा हम, क्योंकि जब मैं आपके सामने बात करता हूं कि जो ऑनरेबल कोर्ट में फ़लाँ केस है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस वजह से करता हूं कि हम सारा दिन अदालतों में देखते हैं ऐसा नहीं होता। जब एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ऐसा होता है तो वो चीज़ें फिर इंसान के लिए बड़ी हैरान कुन होती हैं कि इसको अगर तो ऑनरेबल कोर्ट से मेरी गुजारिश है कि आपने एक जजमेंट दे दी है और जजमेंट ये है कि आप स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ जजमेंट दे सकते हैं, आप स्पीकर की रूलिंग में या पार्लियामेंट के मामलात में दखल अंदाज़ी कर सकते हैं, तो फिर तो इसको प्रेसिडेंट बनाना चाहिए ताकि कल कोई पार्लियामेंट का मामला आए तो फिर आप उसके हवाले से आ जाएँ। लेकिन ये ना हो कि आपने पार्लियामेंट की एक कार्रवाई को सस्पेंड नहीं किया बल्कि आपने सेटिसाइड कर दिया है और उसके बाद दोबारा रास्ता सुप्रीम कोर्ट का बंद कर दिया कि नहीं, ये रिपोर्टिंग के लिए नहीं है, ये प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो ये मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अदालत ये समझती है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है आर्टिकल 69 के होते हुए कि वो इस सारे के सारे मामले में इंटरफेयर कर सकती है, तो फिर ये सिर्फ इस केस के लिए ना मुख्तस हो बल्कि ये फिर हमेशा के लिए आप इसको एक कानून बना दें और इसको जो अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग कर दें, ना कि नॉट अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग करें। तो ये बतौर कानून का तालिब इल्म मेरी गुजारिश है कि ये एक तारीख़ी जजमेंट है, एक तारीख़ी फ़ैसला है, तो आप इसको रिपोर्टिंग के लिए भी अप्रूव फरमा दें ताकि फिर आने वाले कल किसी केस में हमें भी फ़ायदा हो और हम कहें कि ये पंजाब असम्बली की कार्रवाई है या ये कौमी असम्बली की या सेनेट की कार्रवाई है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएँ, हम कहें 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला है, हाई कोर्ट जाएँ, हम कहें ये 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला है, तो स्पीकर की रूलिंग ख़त्म हो सकती है, सदर की नोटिफिकेशन ख़त्म हो सकता है, वज़ीर आज़म की एडवाइस ख़त्म हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर फिर हम भी जा सकें। तो इस वजह से एक तो अदालत से और ऑनरेबल कोर्ट से ये गुजारिश करनी थी। दूसरा जो मामला है वो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले में सुओ मोटो ले सकती है या नहीं ले सकती। एक चीज़ तो आप जहन में रखें कि जब मामला हो सुओ मोटो का तो उस पर वो ना उसकी अपील है ना रिव्यू है। जब आज खुद नोटिस लिया जाता है तो उसकी अपील और रिव्यू नहीं होता। यहाँ मामला कुछ और है। यहाँ 2 केसेस हैं, एक है रिव्यू एक है आज खुद नोटिस और उसके साथ 2 पिटिशंस हैं। अब तो ये 4 पिटिशंस हो गई, तो वो पिटिशंस भी हैं। अब ये जो फ़ैसला आया है अब वो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैंने मीडिया के ऊपर देखा है, हमारे बहुत सारे जो सीनियर कानूनदान हैं वो ये बात कह रहे हैं कि आज को नोटिस है इस वजह से इस पर नज़रसानी नहीं हो सकती। उनके लिए कि मैं उनसे भी सीखना चाहता हूँ कि इसमें जो ऑनरेबल जजेस का ऊपर नाम लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है सुओ मोटो केस नंबर 1 ऑफ 2022 और नीचे कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 3 to 7 ऑफ 2022। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो फ़ैसला है ये ऑन द बेसिस ऑफ 2 केसेस, एक है आज खुद नोटिस और एक है रिट पिटीशन। अब जब एक फ़ैसला आ जाए मिक्सचर और वो रिट पिटीशन में भी वही फ़ैसला हो और आज खुद नोटिस में भी वही फ़ैसला हो और जिस फैसले में रिट पिटीशन का हवाला हो तो हम कहते हैं कि आप आज खुद नोटिस नंबर 1/2022 को तो चैलेंज नहीं हो सकता, रिव्यू नहीं हो सकता, लेकिन जो रिट कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 3 से 7 है 2022 की वो तो चैलेंज हो सकती है, उस पर तो रिव्यू हो सकता है। इस वजह से ये बात बड़ी क्लियर और इसको आप जहन में रखें कि सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला चैलेंज हो सकता है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सिर्फ आज खुद नोटिस पर रिलाय नहीं कर रहा या उस पर जो है वो बेस नहीं करता बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन पर भी करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन जब 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट को जाता है, जैसे काजी फैज़िसा साहब गए थे 184 के तहत और उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया था, फिर रिव्यू फाइल हुआ था और उस रिव्यू में फिर ये सारी की सारी चीज़ें चेंज हो गई थी
और अक्सरियत अक़लियत में बदल गई थी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से। इस वजह से जो ये अज़ खुद नोटिस है उसमें नज़रसानी अपील का हक़ नहीं होता। लेकिन ये जो फ़ैसला है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन भी साथ इंक्लूड है, तो ये जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो तफसीली फ़ैसला आएगा तो ये मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से, और क्योंकि वो इसमें पार्टी थे, जो जमातें पार्टी थे हमेशा वही रिव्यू फ़ाइल कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं रिव्यू फ़ाइल करना, नून लीग या जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने नहीं रिव्यू फ़ाइल करना, सुप्रीम कोर्ट बार ने रिव्यू फ़ाइल नहीं करना। अब रिव्यू किसने फ़ाइल करना है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी रिव्यू फ़ाइल हो सकता है, वज़ीर आज़म की तरफ से भी रिव्यू फ़ाइल हो सकता है, सदर पाकिस्तान की तरफ से भी रिव्यू फ़ाइल हो सकता है, और स्पीकर डिप्टी स्पीकर की तरफ से भी रिव्यू फ़ाइल हो सकता है। और रिव्यू फ़ाइल होना है जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 3 से 7 है बट्टा 2022। और क्योंकि अज़ खुद नोटिस के साथ साथ उस पिटीशन को भी, उस फैसले में जो अज़ खुद नोटिस का फ़ैसला है वही कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन का फ़ैसला है, तो हमने चैलेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन के फ़ैसले को। और कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन जब उस फैसले के अंदर बाकायदा उन पिटीशंस का जिक्र है, तो इसका मतलब ये है कि रिव्यू फ़ाइल हो सकता है, नज़रसानी फ़ाइल हो सकती है। और इस वजह से हुकूमत को और जो इसमें मुतल्लिका इदारे हैं उन सब को चाहिए कि इस मामले पर रिव्यू फ़ाइल करें, ताकि मामला जो भी हो, मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब दोबारा इतवार के दिन नहीं लगेगी, डे टू डे हियरिंग नहीं होगी, और ये नहीं कहा जाएगा कि हम चाहते हैं हालात बड़े ख़राब हैं और जल्द अज जल्द फ़ैसला हो, नहीं होगा। लेकिन फिर भी अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए और जो रेमेडी है उसको अवेल करना चाहिए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।